पिछले लेक्चर में आपने वृक्क की बाहरी संरचना का अध्ययन किया और अब आप जो पढ़ने जा रहे हो वो है वृक्क की आंतरिक संरचना। इस लेक्चर में हम आपको समझाएंगे वृक्क की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इससे पहले मैं आपको पुनः वृक्क की बाह्य संरचना की ओर इंडिकेट करता हूँ। वृक्क का जो बाहरी उभरा हुआ भाग है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसे उत्तल तल, व अंदर की ओर धंसा हुआ जो भाग आपको दिखाई दे रहा है उसे अवतल तल के नाम से जाना जाता है। ऐसा आपने लास्ट लेक्चर में सुना था। अवतल तल में अंदर की ओर एक गर्त का निर्माण करता है धंस के, और उस गर्त को आपने नाम दिया था हाइलम। उस हाइलम वाले स्थान से वृक्क में वृक्क धमनी प्रविष्ट होती है। इसके साथ साथ उस वाले स्थान से वृक्क स्राव व मूत्रवाहिनी वृक्क से बाहर निकलती है। और आज आप जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हो या जो लेक्चर आप पढ़ने जा रहे हो वो है वृक्क की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसको समझने से पहले आपको 10th क्लास में आपने नेफ्रॉन की संरचना पढ़ी थी या वृक्क नलिकाओं की संरचना पढ़ी थी, उसका आपको हिंट चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं पाई जाती है, और इसलिए उनको इंडिकेट करने के लिए आपको पहले नेफ्रॉन की संरचना आनी चाहिए। अभी हम नेफ्रॉन की संरचना के लिए आपको केवल हिंट दे रहे हैं। नेफ्रॉन में ये वाला जो प्यालेनुमा भाग दिखाई दे रहा है, इसे मेलपिगिकाय या मेलपिजियन बॉडी के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे ये जो कुंडलित नलिका आपको दिखाई दे रही है, इसे समीपस्थ कुंडलित नलिका या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स या पीसीटी के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे जो यू आकार की आकृति आपको ये दिखाई दे रही है, इसे हेनले लूप के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे पुनः कुंडलित नलिका जो आपको दिखाई दे रही है, इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका के नाम से या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के नाम से जाना जाता है। और इधर ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसे संग्रह नलिका या कलेक्टिंग ट्यूबुल्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें बहुत सारी नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिका आकर के खुलती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, वापस सुनिए। नेफ्रॉन की संरचना का प्रारंभिक प्यालेनुमा भाग मेलपिगिकाय, उसके नीचे अत्यधिक कुंडलित नलिकाकार भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका या पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, और उसके नीचे आपको जो यू आकृति का भाग दिखाई दे रहा है उसे हेनले लूप के नाम से जाना जाता है। हेनले लूप की आरोही भुजा, अवरोही भुजा तब आप विस्तार से अध्ययन करेंगे जब आप नेफ्रॉन की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। इधर इसके बाद हेनले लूप के बाद जो आपको कुंडलित नलिका दिखाई दे रही है उसे दूरस्थ कुंडलित नलिका या डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के नाम से जाना जाता है। और ये दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं अंततः संग्रह नलिका में खुलती है, और एक संग्रह नलिका में बहुत सारे नेफ्रॉन की दूरस्थ कुंडलित नलिका आकर के खुलती है। ऐसे 10 से 12 लाख नेफ्रॉन प्रत्येक वृक्क में पाए जाते हैं। मैंने आपको एक इंडिकेशन के लिए बनाया अंदर, ऐसे 10 से 12 लाख नेफ्रॉन प्रत्येक वृक्क में पाए जाते हैं। और अब आप पढ़ रहे हो वृक्क की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। प्रत्येक वृक्क, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एक दृढ़ तंतुमय संयोजी ऊतक के आवरण से ढका रहता है। ये जो आपको आवरण दिखाई दे रहा है, यह है दृढ़ तंतुमय संयोजी ऊतक का बना हुआ आवरण, जैसे वृक्क खोल या वृक्क संपुट या रेनल कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। वापस सुनिए, प्रत्येक वृक्क एक दृढ़ तंतुमय संयोजी ऊतक के आवरण से ढका रहता है, और इस दृढ़ तंतुमय संयोजी ऊतक के आवरण को वृक्क संपुट या रेनल कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। इस वृक्क संपुट को आसानी से छिलके की तरह वृक्क से हटाया जा सकता है। वृक्क संपुट के अंदर अगर हम अंदर की आंतरिक संरचना को देखते हैं तो वृक्क संपुट के अंदर वाला जो भाग है वृक्क का, वो 2 भागों में विभाजित होता है। एक बाहरी भाग, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, उसे वल्कुट या कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, और ये अंदर वाला भाग, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे मध्यांश या मेडुला के नाम से जाना जाता है। अर्थात वृक्क की आंतरिक संरचना के 2 भाग हो गए, एक भाग वल्कुट व दूसरा भाग मध्यांश। बाहरी भाग वल्कुट व आंतरिक भाग मध्यांश के नाम से जाना जाता है। पहले आप पढ़ोगे वल्कुट, उसके बाद आप पढ़ोगे मध्यांश। उससे पहले आपने पढ़ा कि प्रत्येक वृक्क एक दृढ़ आवरण से ढका हुआ होता है, उस आवरण को आपने नाम दिया है वृक्क संपुट या रेनल कैप्सूल। उसके अंदर आंतरिक संरचना हम देखते हैं तो वृक्क की आंतरिक संरचना के 2 भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं, बाहरी भाग वल्कुट व आंतरिक भाग मध्यांश। और अब एक एक करके आप पहले पढ़ोगे वल्कुट,
और फिर आप अध्ययन करोगे मध्यांश का। वल्कुट या कॉर्टेक्स, वापस सुनिए, वृक्क संपुट के नीचे वाला जो भाग है वो वल्कुट या कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र जो है ये गहरे लाल रंग का क्षेत्र होता है। वल्कुट जो है वो गहरे लाल रंग का क्षेत्र होता है जो वृक्क संपुट के नीचे उपस्थित है। वृक्क संपुट के जस्ट नीचे आप देखोगे वल्कुट, और अंदर जाओगे तो आपको जो भाग दिखाई दे रहा है वो है मध्यांश। और वल्कुट के लिए हमने बोला है कि वल्कुट जो है गहरे लाल रंग का क्षेत्र होता है और यह क्षेत्र जो है कणिका में दिखाई देता है या दानेदार दिखाई देता है। इसके दानेदार दिखाई देने का कारण है कि प्रत्येक वृक्क में 10 से जो 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं उनकी मेलपीकी जो कणिका है ये वाली या मेलपीकी जो काय है वो वाला भाग स्थित होता है और 10 से 12 लाख ऐसी संरचना होने पर ये प्यालेनुमा संरचना एक कण के समान दिखाई देती है और इसलिए इस मेलपीकी काय की उपस्थिति के कारण ये वाला भाग जो है दानेदार दिखाई देता है। इसके अलावा जो वल्कुट वाला भाग है उसमें प्रत्येक नेफ्रॉन की मेलपीकी काय, समीपस्थ कुंडित नलिका व दूरस्थ कुंडित नलिका वाले भाग उपस्थित होते हैं। वापस सुनिए, वृक्क संपुट के नीचे गहरे लाल रंग का क्षेत्र है, क्षेत्र का नाम है वल्कुट। यह दानेदार दिखाई देता है क्योंकि प्रत्येक वृक्क की आंतरिक संरचना में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं और नेफ्रॉन का जो प्रारंभिक प्यालेनुमा भाग है ये जो आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है मेलपीकी काय, 10 से 12 लाख संख्या होने के कारण यह प्यालेनुमा भाग कण समान दिखाई देता है और कण समान दिखाई देने के कारण यह मेलपीकी काय की उपस्थिति के कारण ही वल्कुट वाला जो भाग है वो दानेदार दिखाई देता है। इसके अलावा इस वल्कुट वाले भाग में प्रत्येक नेफ्रॉन की मेलपीकी काय, दूरस्थ कुंडित नलिका व समीपस्थ कुंडित नलिका वाले भाग उपस्थित होते हैं। ये जो हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले बीच बीच में जो हिस्से दिखाई दे रहे हैं उनके लिए बोला जा रहा है कि वल्कुट के कुछ भाग बीच बीच में मध्यांश में धंस जाते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाले हिस्से वल्कुट के कुछ भाग बीच बीच में मध्यांश में धंसे हुए होते हैं। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं और मध्यांश में धंसे हुए इन भागों को बर्तनी के वृक्कीय स्तंभ या रेनल कॉलम ऑफ बर्टनी के नाम से जाना जाता है। वापस सुनो, वृक्क की आंतरिक संरचना का बाहरी भाग वल्कुट जिसे आप अध्ययन कर चुके हो गहरे लाल रंग का क्षेत्र होता है। प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन की मेलपीकी काय वाला भाग वल्कुट में उपस्थित होता है और इनकी संख्या अधिक होने के कारण ये प्यालेनुमा संरचना एक कण के समान दिखाई देती है और कण के समान दिखाई देने के कारण ही या इन मेलपीकी काय की उपस्थिति के कारण ही वल्कुट वाला जो भाग है वो दानेदार दिखाई देता है। इसके अलावा इस वल्कुट वाले भाग में प्रत्येक नेफ्रॉन की मेलपीकी काय, समीपस्थ कुंडित नलिका व दूरस्थ कुंडित नलिका वाले भाग उपस्थित होते हैं। और अब वृक्क की आंतरिक संरचना का दूसरा भाग आप पढ़ने जा रहे हो वो है मध्यांश या मेडिल। पहला भाग आपने पढ़ा वल्कुट, आप पढ़ चुके हो। वृक्क संपुट के जस्ट नीचे वाला भाग वल्कुट है, गहरे लाल रंग का क्षेत्र है। दूसरे वाला भाग आप जो पढ़ने जा रहे हो वो है मध्यांश या मेडिल। वल्कुट के अंदर वाला हिस्सा है वो मध्यांश के नाम से जाना जाता है। यहां तक का क्षेत्र वल्कुट और इसके अंदर वाला जो क्षेत्र है उसे मध्यांश के नाम से जाना जाता है। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक मध्यांश या मध्यांश वाले भाग में या प्रत्येक वृक्क के मध्यांश वाले भाग में अनेक त्रिभुजाकार संरचनाएं पाई जाती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, वापस सुनिए, मध्यांश वाले भाग में इनकी संख्या प्रत्येक वृक्क में लगभग 8 से 12 तक होती है। वापस सुनिए, मध्यांश वाले भाग में अनेक त्रिभुजाकार संरचनाएं पाई जाती है और इन त्रिभुजाकार संरचनाओं को पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इन त्रिभुजाकार संरचनाओं को पिरामिड के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वृत्त में इन पिरामिड की संख्या 8 से 12 तक होती है। इन त्रिभुजाकार संरचना या आप सीधा बोलोगे कि पिरामिड का आधारी जो चौड़ा भाग है वो वल्कुट की ओर स्थित होता है। यह है, देखो मैं इधर बाहर निकाल के बनाऊं तो यह है आधारी चौड़ा भाग जो वल्कुट की ओर उपस्थित है, आप देख रहे हो। और इनका शीर्ष सक्रा जो भाग है वो अंदर की ओर उपस्थित होता है या मध्यांश की ओर उपस्थित होता है। इनके इस शीर्ष सक्रिय भाग को अंकुरक या पेपिला के नाम से जाना जाता है। इनके इस
शीर्ष सक्रिय भाग को अंकुरक या पेपिला के नाम से जाना जाता है। आधारी चौड़ा भाग वलकुट की ओर, शीर्ष सक्रिय भाग मध्यांश की ओर। और इनका शीर्ष सक्रिय भाग, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला गया है कि इसे अंकुरक के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक अंकुरक को, ये जो संरचनाएं आपको ऐसी दिखाई दे रही है, ये वाली, प्रत्येक अंकुरक को छोटी छोटी संरचनाएं ढके रहती हैं और उन छोटी छोटी संरचनाओं को लघु कलश या माइनर कैल्सीज या आप बोल सकते हो माइनर कैलिक्स के नाम से जाना जाता है। 2 से 3 लघु कलश जो है वो मिलकर के एक दीर्घ कलश का निर्माण करते हैं। आप देख रहे हो ये 3 वाले ने इस दीर्घ कलश का निर्माण, इन 3 ने इस दीर्घ कलश का। इसका मतलब या तो 2 या 3 लघु कलश मिलते हैं, मिलकर के एक दीर्घ कलश का निर्माण करते हैं। और ये सभी दीर्घ कलश जो है, इधर देखो, ये जो निकल रही है मूत्रवाहिनी, इसका अग्र कीपाकार भाग होता है जिसे वृक्क श्रोणी या रेनल पेल्विस के नाम से जाना जाता है। वापस सुनिए, प्रत्येक मूत्रवाहिनी, आपको पता है ये जो निकल रही है वृक्क से, ये है मूत्रवाहिनी, और मूत्रवाहिनी का जो अग्रभाग है वृक्क की ओर, वो कीपाकार होता है और उस कीपाकार भाग को वृक्क श्रोणी कहते हैं। इस वृक्क श्रोणी में कई, ये जो दिखाई दे रहे हैं, दीर्घ कलश खुलते हैं। इन दीर्घ कलशों में जो खुलते हैं वो है लघु कलश, और इन लघु कलशों में खुलते हैं वो है संग्रह नलिका, जिनमें मूत्र का निर्माण होता है। निर्मित मूत्र इन लघु कलशों व दीर्घ कलशों से होता हुआ मूत्रवाहिनी और अंततः मूत्राशय में पहुंच जाता है। वापस सुनिए, अंदर की ओर जो सक्रिय भाग है अंकुरक, आधारी भाग जो चौड़ा है वो वलकुट की ओर, शीर्ष सक्रिय भाग है वो मध्यांश की ओर, शीर्ष सक्रिय भाग को अंकुरक। प्रत्येक अंकुरक को ढके हुए जो संरचना दिखाई दे रही है वो है लघु कलश। ये जो छोटी छोटी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, इनका नाम है लघु कलश। और कई लघु कलश मिलकर के या 2 से 3 लघु कलश मिलते हैं, मिलकर के दीर्घ कलश का निर्माण करते हैं। और ये दीर्घ कलश मूत्रवाहिनी के अग्र कीपनुमा भाग वृक्क श्रोणी या रेनल पेल्विस में खुलते हैं। इस मध्यांश वाले भाग में 10 से 12 लाख जो नेफ्रॉन है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं, उनके मध्यांश वाले भाग में उनके हेनले लूप व संग्रह नलिका वाले भाग उपस्थित होते हैं। 10 से 12 लाख नेफ्रॉन जो है उनके मेलपीगी का है समीपस्थ कुंडित नलिका, दूरस्थ कुंडित नलिका। इसका मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग जो है वो उपस्थित होता है वलकुट में, और ये वाला जो भाग है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये वाला जो भाग है, ये उपस्थित होते हैं मध्यांश। इससे पहले आपने जो टॉपिक पढ़ा था या जो लेक्चर आपने लिया था वो था वृक्क की आंतरिक संरचना। आपने पढ़ा था कि प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इसका मतलब वृक्क की जो संरचना निर्मित हो रही है वो नेफ्रॉन से हो रही है, और तब हम बोल रहे हैं कि नेफ्रॉन या वृक्क नलिका जो होती है वो वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई होती है, आप बोल सकते हो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। वापस सुनिए, आप जो पढ़ने जा रहे हो वो नेफ्रॉन या वृक्क नलिका की संरचना पढ़ने जा रहे हो। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन या फिर आप बोल सकते हो वृक्क नलिका या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इनकी संरचना आप पढ़ने जा रहे हो। आपने इससे पहले वाला जो टॉपिक लिया था उसमें पढ़ा था कि प्रत्येक वृक्क की आंतरिक संरचना में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक इकाई होते हैं, क्योंकि वृक्क की आंतरिक जो संरचना है उसमें 10 से 12 लाख नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। इसके साथ साथ दूसरा वर्ण आपने बोला है कि ये वृक्क की क्रियात्मक इकाई होते हैं। वृक्क की जो क्रिया है वो मूत्र का निर्माण है, और उस मूत्र का जो निर्माण होता है वो इन नेफ्रॉन या वृक्क की कुंडलित नलिकाओं में होता है। और तब आप बोल सकते हो कि ये वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि वृक्क की क्रिया मूत्र का निर्माण, और वो मूत्र निर्मित हो रहा है नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाओं। आप पढ़ने जा रहे हो प्रत्येक नेफ्रॉन जो होता है या वृक्क नलिका जो होती है उसकी संरचना के 5 भाग होते हैं। पहला भाग मेलपीगी इकाई या मेलपीगी कणिका, मेलपीजियन बॉडी या आप बोल सकते हो मेलपीजियन कार्पिस्कस। प्रत्येक जो नेफ्रॉन है उसकी संरचना का पहला भाग आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये वाला,
ये है मेलपिगी काय या मेलपिगी कणिका, मेलपिजियन बॉडी या मेलपिजियन कॉर्पस्कल्स। इससे नीचे वाला दूसरा जो भाग है वो ये है जो कुंडलित नलिका आपको दिखाई दे रही है और इसका नाम है समीपस्थ कुंडलित नलिका। शॉर्ट में आप इसे बोल सकते हो पीसीटी। पूरा नाम है, पी का मतलब प्रॉक्सिमल, सी का मतलब कॉन्वुलेटेड और टी का मतलब ट्यूबुल्स। ये नेफ्रॉन की संरचना का दूसरा भाग है। फिर नेफ्रॉन की संरचना का तीसरा भाग आप पढ़ोगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यू आकार का, उसका नाम है हेनले लूप। उसके बाद चौथा जो आप नेफ्रॉन की संरचना का भाग पढ़ोगे वो है दूरस्थ कुंडलित नलिका या डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल्स, या शॉर्ट में आप बोल सकते हो डीसीटी। और अंतिम जो भाग आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप संग्रह नलिका या कलेक्टिंग ट्यूब्स। वापस सुनिए, नेफ्रॉन या वृक्क नलिका की संरचना आप पढ़ने जा रहे हो। उससे पहले आपने नेफ्रॉन या वृक्क नलिका का इंट्रोडक्शन दिया कि नेफ्रॉन या वृक्क नलिका प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख की संख्या में पाए जाते हैं। ये वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होते हैं, क्योंकि वृक्क की आंतरिक संरचना जो है वो निर्मित हो रही है नेफ्रॉन से, और वृक्क की क्रिया है मूत्र का निर्माण, और उन मूत्र का निर्माण 10 से 12 लाख नेफ्रॉन में होता है। नेफ्रॉन में निर्मित जो मूत्र है वो अंकुरक से लघु कलश, लघु कलश से दीर्घ कलश, दीर्घ कलश से मूत्रवाहिनी, और मूत्रवाहिनी से मूत्राशय, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग के थ्रू शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। जो आपने पहला जो लेक्चर लिया था उसमें आपने पूरा जो उत्सर्जन तंत्र बना था उसमें मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग के थ्रू निर्मित वह मूत्र जो नेफ्रॉन में निर्मित हो रहा है वो शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। देखिए नेफ्रॉन की संरचना का प्रारंभिक भाग, मेलपिगी काय या मेलपिगी कणिका, मेलपिजियन बॉडी या मेलपिजियन कॉर्पस्कल्स। प्रत्येक नेफ्रॉन के प्रारंभ में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके लिए वर्ड बोला जा रहा है कि प्रत्येक नेफ्रॉन के प्रारंभ में एक प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है, और उस प्यालेनुमा संरचना को बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। वापस सुनो, प्रत्येक नेफ्रॉन के प्रारंभ में एक प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है, और उस प्यालेनुमा संरचना को नाम दिया है बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल। इस प्यालेनुमा संरचना की ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसे बोला गया है इसकी गुहा, या आप बोल सकते हो कैविटी। गुहा या कैविटी के नाम से आप इसके रिक्त स्थान वाले भाग को बोलोगे, और तब मैं वर्ड बोल रहा हूं कि बोमन संपुट की जो गुहा है उसमें रुधिर केशिकाओं या रक्त केशिकाओं का जाल फैला रहता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। और रक्त केशिकाओं का ये जो जाल है इससे ग्लोमेरुलस के नाम से जाना जाता है। बोमन संपुट व ग्लोमेरुलस दोनों को सम्मिलित रूप से नाम दिया है मेलपिगी काय या मेलपिगी कणिका। बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस दोनों को सम्मिलित रूप से नाम दिया है मेलपिगी काय या मेलपिगी कणिका। आपने देखा है प्यालेनुमा संरचना, बोमन संपुट, उसकी गुहा, और गुहा में जो रक्त केशिकाओं का जाल फैला हुआ है उसे नाम दिया है ग्लोमेरुलस। देखिए सामने इधर से ये जो आ रही है, ये यहां पर ये जो नलिका आ रही है इसका नाम है अबवाई धमनिका या एफ्रिएट आर्टियोल। ये जो नलिका आ रही है इधर इसका नाम है अबवाई धमनिका या एफ्रिएट आर्टियोल। ये धमनिका जो है वो इस बोमन संपुट में रक्त लाने का कार्य करती है। इधर से ये जो जा रही है आपको ये दिखाई दे रही है, ये वृक्क से इससे बाहर निकल रही है बोमन संपुट से, ये जो दिखाई दे रही है इसका नाम है अबवाई धमनिका या एफ्रिएट आर्टियोल। रुधिर लाने का कार्य कर रही है अबवाई धमनिका, रुधिर ले जाने का कार्य कर रही है अपवाई धमनिका। अपवाई धमनिका जो है उसका व्यास अधिक, अपवाई धमनिका है उसका व्यास कम। और तब आप मूत्र निर्माण की क्रिया पढ़ोगे, तब आप पढ़ोगे कि इनका अधिक व्यास और इनका कम व्यास क्या कार्य करता है। अधिक रुधिर आ रहा है, कम रुधिर बाहर जा रहा है, तो रुधिर यहां पर रक्त केशिकाओं में रुक करके एक दाब उत्पन्न करता है। जो रुधिर में उपस्थित जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है, आपने पढ़ा था पहले लेक्चर में, एंटीयुक्त अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, वो यहां से रुधिर से छंद के और छंद के नलिकाओं में आ जाते हैं। इसलिए अधिक रुधिर लाने का कार्य कर रही है अबवाई धमनिका, इसलिए व्यास अधिक है। कम रुधिर बाहर निकल रहा है, इसका मतलब व्यास कम है। अब आप बोल सकते हो अबवाई धमनिकाओं का व्यास अपवाई धमनिकाओं की तुलना में अधिक होता है। अपवाई धमनिकाओं का व्यास कम, अबवाई धमनिकाओं का व्यास अधिक।
कम और अधिक का जो उपयोग है हम पढ़ेंगे। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि जब अगला टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि अधिक रुधिर आ रहा है, कम रुधिर बाहर निकल रहा है, तो इसका क्या सार्थकता है। वापस सुनिए, जो प्यालेनुमा संरचना बोमन संपुट है ये दोहरी भित्ति युक्त होता है, एक बाह्य भित्ति एक आंतरिक भित्ति। वापस सुनिए, बोमन संपुट जो प्यालेनुमा संरचना है वो दोहरी भित्ति युक्त होता है, एक बाह्य भित्ति, और ये जो दिखाई दे रही है आपको ये वाली, ये बाह्य भित्ति, और ये जो दिखाई दे रही है आंतरिक भित्ति। इनकी बाह्य भित्ति जो है वो सल्की उपकला या सल्की एपिथेलियम की बनी हुई होती है। ये जो भित्ति बन रही है ये बनी हुई है सल्की उपकला की। इसके अलावा जिसकी अंदर जो भित्ति, ये जो अंदर वाली भित्ति दिखाई दे रही है, ये भित्ति एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है, और उन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को पोडोसाइट कोशिका कहते हैं। उन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को पोडोसाइट कोशिका कहते हैं। आप ये ना सोचें कि भित्ति ने जीव का प्रत्येक जीव जो है उसका प्रत्येक अंग जो है वो कोशिकाओं से निर्मित होता है। जैसे हम अपनी संरचना बनाते हैं, त्वचा को रेखा से दर्शा देते हैं, पर ऐसा नहीं है, हमारी त्वचा भी कोशिकाओं की बनी हुई है। आप रेखा के स्थान पर कोशिका भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और तब मैं आपसे बोल रहा हूं कि बोमन संपुट की आंतरिक भित्ति एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है, और उन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को पोडोसाइट कोशिका के नाम से जाना जाता है। ये पोडोसाइट जो कोशिका होती है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये चपटी होती है, और इनसे इस प्रकार के प्रवर्ध निकले रहते हैं। ये जो निकले हुए ये है प्रवर्ध जो इन पोडोसाइट कोशिकाओं से निकले रहते हैं। ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं ये है वो प्रवर्ध जो इन विशेष प्रकार की कोशिका या पोडोसाइट कोशिकाओं से निकले रहते हैं, और ये प्रवर्ध जो है रक्त केशिकाओं से लिपटे रहते हैं। इसके अंदर जो दिखाई दे रही है ये है रक्त केशिका, ये रक्त केशिकाओं का जाल, और ये जा रहे प्रवर्ध और रक्त केशिकाओं का जो जाल है वो आपस में एक दूसरे से लिपटे रहते हैं, और लिपट करके ये प्रवर्ध जो इनसे जा रहे हैं तथा रक्त केशिकाएं जो है उनकी भित्ति दोनों आपस में मिलकर के एक विशेष कला का निर्माण करते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली, इस विशेष कला को ग्लोमेरुलर कला के नाम से जाना जाता है। वापस सुनिए, ये जो आपको दिखाई दे रही है इसको नाम दिया है ग्लोमेरुलर कला। किससे बनी? प्रवर्ध से। प्रवर्ध करके बोमन संपुट की आंतरिक भित्ति जो है वो पोडोसाइट कोशिकाओं की बनी है, और उन कोशिकाओं से अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकले रहते हैं, और वो अंदर रक्त केशिकाओं का जो कुछ है उनसे लिपटे रहते हैं। और तब मैंने बोला है रक्त कोशिकाओं की भित्ति और प्रवर्ध की जो भित्ति है आपस में संयुक्त होकर के एक विशेष कला का निर्माण करते हैं, और उस विशेष कला को ग्लोमेरुलर कला या ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इस ग्लोमेरुलर कला या ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और ये छोटे छोटे छिद्र जो है यहां पर छलनी या निस्यंदक का कार्य करते हैं। छलनी या निस्यंदक का कार्य करते हैं। आप अब समझ सकते हो, यहां पर रुधिर आया, अधिक रुधिर आया, कम रुधिर बाहर निकला, अधिक रुधिर आया, कम रुधिर बाहर निकला, तो रुधिर यहां पर रुका, और रुकने से एक दाब उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार हम एक गुब्बारे में पानी भरेंगे, जैसे जैसे पानी की मात्रा गुब्बारे में छिद्र कर देते हैं, कम पानी बाहर निकल रहा है, अधिक पानी बाहर आ रहा है, तो गुब्बारा फूलता जाएगा, अर्थात एक दाब उत्पन्न होता है जिससे गुब्बारा फैलता जाता है। उसी प्रकार यहां पर हो रहा है, अधिक रुधिर आ रहा है, कम रुधिर बाहर जा रहा है, आया हुआ रुधिर यहां रुकेगा और रुक करके एक दाब उत्पन्न करता है, और उस दाब के कारण रुधिर में उपस्थित या रक्त में उपस्थित जो अपशिष्ट नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, जिनको आपने पहले लेक्चर में पढ़ा था, यूरिया, यूरिक अम्ल व अमोनिया, वो वहां से छन जाते हैं और छन करके इस बोमन संपुट की गुहा में आ जाते हैं। छनते किससे? ग्लोमेरुलर कला से। क्यों? क्योंकि ग्लोमेरुलर कला में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वो छिद्र किसका कार्य कर ले? छलनी या निस्यंदक का कार्य करते हैं, या ये ग्लोमेरुलर कला है वो छलनी या निस्यंदक का कार्य करती है, और अपशिष्ट पदार्थ छन करके बोमन संपुट की गुहा में आ जाते हैं। यह है नेफ्रॉन की संरचना का प्रारंभिक भाग, मेलपीगी काय या मेलपीगी कणिका। दो भागों से मिलकर बना हुआ है, बोमन संपुट व ग्लोमेरुलर। बोमन संपुट क्या है? प्यालेनुमा संरचना है। ग्लोमेरुलर क्या है? उसकी गुहा में उपस्थित रक्त केशिकाओं का जाल है। इसमें कौन रक्त ला रहा है? अपवाही धमनी का रक्त ला रही है। कौन रक्त ले जा रहा है? अपवाही धमनी का रक्त ले जा रही है। इस बोमन संपुट की भित्ति दोहरी होती है, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी भित्ति जो बनी हुई है
वो सल्कियों कला की बनी हुई है। आंतरिक जो भित्ति बनी हुई है ये आपको दिखाई दे रही है, ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं की बनी है और उन विशेष प्रकार की कोशिकाओं को पॉडोसाइट कोशिका के नाम से जाना जाता है। इन पॉडोसाइट कोशिकाओं से कुछ अंगुलीनुमा प्रवर्ध निकले रहते हैं, ये जो आपको दिखाई रहे, ये यहां पर देखो, ये जो जा रही है ये है अंगुलीनुमा प्रवर्ध जो पॉडोसाइट कोशिकाओं से निकले हुए, और रक्त कोशिकाओं का जो जाल है उसमें आपस में संयुक्त रहते हैं। इन रक्त कोशिकाओं की भित्ति और इन प्रवर्धों की भित्ति आपस में संयुक्त होती है और संयुक्त होकर के कला का निर्माण करती है, जिसे ग्लोमेरुलर कला के नाम से जाना जाता है। यह कला जो है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और छिद्र होने के कारण ये छलनी या निस्यंदक का कार्य करती है, अर्थात ये छानती है या निस्यंदित करती है रुधिर से अपशिष्ट पदार्थ या नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं।